हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट तक क्लासेज पर। मैं संजय सियाग आज आपके साथ डिस्कशन करूंगा रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर पेपर जो होगा आज आपके 8 नंबर जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर पेपर जो 2018 में हुए थे, उस सीरीज़ का ये पेपर नंबर 8 होगा। और ये पेपर हुआ था आपके 13/8/2018 की शिफ्ट सेकंड में जो हुई थी 1 से लेके 2 बजे तक। तो इस पेपर का आज आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि प्रश्न छवि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से किस एक में सन्निहित है। बताइए कि प्रश्न छवि इन 4 विकल्पों में से किस में छुपी हुई है। तो ये आपको बताना है। और यहाँ पर देखो प्रॉब्लम फिगर दी गई है और 4 आंसर फिगर दी गई है और पूछा गया है कि ये प्रॉब्लम फिगर इन 4 आंसर फिगर में से किस फिगर में छिपी हुई है। तो यहाँ से देखने पर आपको ये प्रॉब्लम फिगर आंसर फिगर के आंसर फिगर देखो सी, आंसर फिगर सी है नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम फिगर छिपी हुई आपको दिख रही होगी कुछ इस प्रकार से। ये आंसर फिगर सी में ये प्रॉब्लम फिगर छिपी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आंसर फिगर सी। अब आंसर फिगर सी कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर फिगर सी दिया गया ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि निम्न में से कौन एक भारतीय जिम्नास्ट है जिसने वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया था। तो वे जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, इन्होंने 2017 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला पद्मश्री अवार्ड प्राप्त किया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। इस पंक्ति में एक्स का स्थान बाएं से 17वां है जबकि वाई का स्थान दाएं से 14वां है। यदि वे दोनों अपने अपने स्थान को परिवर्तित कर लेते हैं तो एक्स का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने छात्र है। अब आपको यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है और बोला गया है कि पंक्ति में कुछ छात्र हैं। छात्र उसमें से एक्स नाम का एक छात्र है, ये कोई पंक्ति है, इसमें एक्स नाम का छात्र है जो बाएं से, यहाँ से लेफ्ट से, ये लेफ्ट है और ये राइट है। ये एक्स है तो बाएं से किस स्थान पर है, 17वें स्थान पर है कौन, एक्स। और बोला गया है कि वाई दाहिने स्थान से 14वें स्थान पर है, दाईं ओर से राइट से वाई 14वें स्थान पर है। आगे बोला गया है कि यदि वे आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो एक्स का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। अब एक्स यदि यहाँ आ जाता है तो एक्स का स्थान अब बाईं ओर से कितना हो जाएगा, 7वां हो जाएगा। बाईं ओर से कितना हो जाएगा, 7वां। पहले एक्स का स्थान दाईं ओर से कितना था, 14वां। और लास्ट में पूछा गया कि पंक्ति में कुल कितने छात्र है। तो यहाँ पर देखो पंक्ति में इस एक्स का स्थान लेफ्ट से 7वां और राइट से 14वां है। वो टोटल यदि पंक्ति में हमें निकालना हो तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल बराबर लेफ्ट से कितना है, एक्स का 7वां, राइट से कितना है, सॉरी लेफ्ट से 7वां और राइट से 14वां माइनस 1। फिर आर बराबर 14 और टोटल बराबर कितना हो गया, 14 और 7 कितने हो गए, 21। 21 माइनस 1 तो कितना बचेगा, 20। तो पंक्ति में टोटल कितने छात्र है, 20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है निम्नलिखित अनुक्रम का प्रयोग करते हुए ये निर्धारित करें कि दिया गया कौन सा विकल्प इस समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प लिया गया है। वे विकल्प एक फिक्स नियम को अनुसरण करते हुए इनमें से चारों में से 3 विकल्प में तो वे सेम नियम अप्लाई होगा परंतु एक विकल्प में अप्लाई नहीं होगा, तो वे एक अलग ही हो जाएगा, इनसे भिन्न होगा वे, उसका आपको चूज करना है। तो पहला विकल्प है 3 क्यू और यहाँ पे दिया गया है 2। अब देखो ऊपर सीरीज में 3 के बाद W 4 और D, तीन अक्षर छोड़े जाते हैं बीच में और फिर क्यों आता है। इनके बीच 3 को छोड़ दिया, फिर क्यों के बाद में देखो आप 9 हेज बी, इन 3 को छोड़ दिया, इसके बाद में आ गया 2। तो इसमें फर्स्ट लेटर इसके बाद में 3 को बीच में छोड़ते हैं, फिर चौथा लेते हैं, फिर 3 को छोड़ के चौथा लिया हुआ है। इसमें ये आपके नियम लागू हो रहा है। सेकंड नंबर ऑप्शन में देखते हैं, सेकंड नंबर में 4 हेज और एम। अब 4 के बाद में देखो, 4 के बाद में 8 क्यू 9 और इसके बाद में 3 अंक छोड़ के ये एम पर हेज आ गया। फिर हेज के बाद में देखो $2A, 4 अंक छोड़ने के बाद ये एम प्राप्त हो रहा है, तो इसमें ये नियम लागू नहीं हो रहा है। तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन
ये इन चारों में से भिन्न हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आपको कथन दिया गया है 50 छात्रों की एक कक्षा में एक्स ऊपर से एक्स का स्थान क्या है। 50 छात्रों की कक्षा है, इसमें एक्स का स्थान पूछा गया है ऊपर से। अब कथन फर्स्ट में बोला गया है कि वाई का स्थान एक्स से 4 स्थान नीचे है। कथन फर्स्ट में बोला गया है कि वाई का स्थान एक्स से 4 स्थान नीचे है। एक्स यदि यहाँ पर है तो वाई 1 2 3 4, वाई यहाँ पर होगा और 4 स्थान नीचे और नीचे से 30 हुआ है। वाई नीचे से 30 हुआ है तो एक्स नीचे से कितना होगा, 31 32 33 34वें स्थान पर। और पूछा गया है कि 50 में एक्स का ऊपर से कितना स्थान है, नीचे से 34 है, टोटल 50 है, तो हम निकाल सकते हैं टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। उस फॉर्मूले से ऊपर से हम इस एक्स का स्थान निकाल सकते हैं। तो कथन नंबर फर्स्ट से इसका आंसर दे सकते हैं। कथन नंबर सेकंड में बोला गया है कि जेड का स्थान एक्स से 2 स्थान ऊपर है। अब जेड का स्थान एक्स यहाँ पे है, जेड यहाँ पर 1 स्थान और 2 स्थान जेड यहाँ पे होगा। और बोला गया है कि नीचे से 32वां है, जेड नीचे से 32वां है, तो ये एक्स नीचे से कितना होगा 30वां। कुल कितने 50, तो एक्स का ऊपर से हम निकाल सकते हैं। तो कथन नंबर सेकंड से भी इस प्रश्न का हम आंसर दे सकते हैं। तो कथन नंबर फर्स्ट और कथन नंबर सेकंड इन दोनों से इस प्रश्न का हम आंसर दे सकते हैं। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में पढ़ो आप। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो 1 या 2 पर्याप्त है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि एक आदमी एक चित्र को देख कर कहता है वे मेरे ससुर की इकलौती पोती है। चित्र की लड़की इस आदमी की पत्नी से कैसे संबंधित है। ये आदमी है, ये कहता है, ये कोई आदमी है, ये कहता है कि चित्र की लड़की मेरे ससुर की इकलौती पोती है। ये व्यक्ति, ये इसकी पत्नी, ये पत्नी के पिता इसके ससुर हो गए, और इस ससुर की पोती मतलब ससुर इस पत्नी के भाई की ये लड़की मतलब ससुर की पोती, इकलौती पोती है। एक आदमी एक चित्र को देख कर कहता है, इस चित्र को देख कर कहता है कि वे मेरे ससुर की इकलौती पोती है। चित्र की लड़की इस आदमी की पत्नी से कैसे संबंधित है। अब इस आदमी की पत्नी के ये चित्र की लड़की क्या लग रही है, तो यहाँ से रिलेशंस देखें तो इस पत्नी की ये लड़की लग रही है भतीजी लग रही है। क्या लग रही है, भतीजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भतीजी। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, भांजी या भतीजी बोल दो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होना चाहिए, लेकिन रेलवे ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट माना है। बेटी कैसे हो सकती है, फिर ये बेटी होगी तो ये इसके तो 2 ही हो जाएगी, पोती कैसे होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। रेलवे ने ये गलती से दिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि दी गई प्रश्न आकृति दी गई उत्तर आकृति में से एक में सन्निहित है, वे उत्तर आकृति कौन सी है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम फिगर दी गई है, फिर नीचे 4 आंसर फिगर दी गई है और पूछा गया है कि ये प्रॉब्लम फिगर इन 4 आंसर फिगर में से किस में सन्निहित है। तो इसमें से देखें तो आंसर फिगर कौन से में सन्निहित है, ये आपको देखना है। तो देखो इसका घुमाया हुआ रूप, इस आंसर फिगर बी में देखो, बी में इसका आपको घुमाया हुआ रूप कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, इसका घुमाया हुआ रूप। तो आंसर फिगर बी में ये प्रॉब्लम फिगर सन्निहित है, तो आंसर फिगर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है ये बी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है यदि समीकरण 3x² माइनस ax प्लस 6 बराबर ax² प्लस 2x प्लस 2 का सिर्फ एक ही मूल हो तो a का धनात्मक मान क्या होगा। यदि a की मूल हो तो b² माइनस 4ac बराबर कितना होगा 0 का। और आपको ये समीकरण दी गई यहाँ पर 3x² माइनस ax प्लस 6 बराबर ax² प्लस 2x प्लस 2। इसका केवल एक ही मूल है, तो यहाँ पर a का धनात्मक मान पूछा है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस सारे पद को इधर लेके आता हूँ। तो यहाँ से देखो 3x² ये इधर आएगा तो माइनस ax² माइनस 2x और माइनस 2 ये आ गया। और यहाँ पर देखो ये माइनस ax
प्लस 6 ये यहाँ पर बचा हुआ है बराबर किसके हो गया 0 के। अब यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 3 माइनस ए, और इन दो पदों में से देखो माइनस में एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो बचा क्या 2 प्लस ए, और यहाँ से देखो प्लस का 6 है और माइनस का 2, कितना बचेगा प्लस का 4 बराबर 0। अब यदि ए की मूल है तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0, तो बी स्क्वायर मतलब 2 प्लस ए का स्क्वायर, 2 प्लस ए का स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी, ए का मान कितना है 3 माइनस ए इंटू सी का मान कितना है 4 बराबर 0। तो इसका मैं होल स्क्वायर खोलता हूँ तो 2 दूनी 4 प्लस 4a प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से देखो 4 चौक 16, 16 48, ये माइनस के 48, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा प्लस 4 चौक 16 ए बराबर 0। अब यहाँ से देखो इसका थोड़ा सा आप सोल्व कर लेता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो ये आ गया आपके ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ से देखो ये 4a है और ये 16 है, कुल कितने हो गए 20 है, 20 है, और यहाँ से देखो माइनस के कितने हैं 48 और प्लस की कितने हैं यहाँ पे 4, तो प्लस के कितने माइनस के कितने बचे, माइनस के आपके बच गए 44 बराबर क्या है 0। अब ए का मान क्या होगा थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं आपके ए स्क्वायर प्लस 20a, ए स्क्वायर प्लस 20a माइनस 44 बराबर 0। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ जोड़ने पर 20 आ जाए और गुणा कराने पर कितना आ जाए माइनस के 44, माइनस के कितने आ जाना चाहिए 44। तो देखो ए स्क्वायर प्लस 22a माइनस 2a माइनस 44 बराबर 0, ये इसके टुकड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो मैं ए कॉमन ले लेता हूँ, तो ए कॉमन लिया तो ए प्लस 22, और इसमें से माइनस में 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ए प्लस 22 बच जाएगा। तो ए का वैल्यू 1 तो आएगी, पॉजिटिव वाली तो आएगी 2 और नेगेटिव वाली आएगी -22। हमें पूछा गया है कि ए का धनात्मक मान कितना होगा, तो 2 ए का धनात्मक मान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि 15 जनवरी 2017 को एक्स की आयु क्या थी। अब कथन फर्स्ट में बोला गया है कि एक्स अपने भाई से 50 वर्ष बड़ा है, तो अब एक्स अपने भाई से 50 वर्ष बड़ा है, तो इसके अनुसार हम ये नहीं बता सकते हैं कि 15 जनवरी 2017 को एक्स की आयु क्या थी, तो कथन फर्स्ट यहाँ पर रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं हम कथन नंबर सेकंड की। कथन नंबर सेकंड में बोला गया है कि वाई अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा था, तो इस कथन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग हम नहीं बता सकते हैं कि 15 जनवरी 2017 को एक्स की आयु क्या थी, तो यहाँ पर कथन नंबर सेकंड भी गलत हो जाता है। तो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड इन दोनों से हम पूछे कि इस प्रश्न का आंसर नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर सेकंड में देखो लिखा हुआ है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए न तो एक और न ही 2 पर्याप्त है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है। वस्तु को जब ऊंचाई से गिराया जाता है तो इसकी ऊंचाई पर यदि वस्तु को ले जाया होगा तो इसमें स्थितिज जो ऊर्जा होगी वे संचित होगी, और जैसे ही ऊंचाई से किसी वस्तु को गिराते हैं तो इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा तो घटती है और वे स्थितिज ऊर्जा घटकर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऊंचाई से गिराने पर स्थितिज ऊर्जा तो लगातार घटती जाएगी जबकि गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ती जाएगी। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 देखो यहाँ पे, इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। आपको यहाँ पर 4 दिया गया है ए बी सी डी, उनमें दिया गया ए में दिया गया है उत्परिवर्तन, बी में जन्नात्मक विलंघन, सी में प्राकृतिक चयन और डी में विकास। इनको एक क्रम में सेट करना है, तो इसको क्रम में सेट सर्वप्रथम क्या होता है उत्परिवर्तन, ए वाला आएगा, उसके बाद में होता है जन्नात्मक विलंघन, फिर बी आएगा, फिर यहाँ से प्राकृतिक चयन और लास्ट में होगा विकास। तो ए बी सी डी ये अपने आप ही एक क्रम में सेट ही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, ये अपने आप एक करेक्ट इस क्रम में व्यवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ
20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच कितना कोण होगा? ये आपका एक समतल दर्पण है। यहाँ पर इस समतल दर्पण के लंबवत ये होता है अभिलंब। अब आपतित किरण है, ये समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाती हुई आती है और यहाँ से परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ से देखो इस अभिलंब के साथ ये आपतित किरण कितना डिग्री का कोण बनाएगी? कंप्लीट है 90 है, ये 20, तो 70 डिग्री का कोण बनाएगी अभिलंब के साथ। यानी आपतन कोण 70 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा? 70 डिग्री का भी। और पूछा गया है कि यहाँ पे देखो आपतित और परावर्तित किरणों के बीच कोण कितना होगा? ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, इनके बीच कोण कितने का होगा? तो ये 70 और ये 70, कुल कितना? 140 डिग्री। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण कितना हो जाएगा? 140 डिग्री का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 40 डिग्री। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि शेर यू और शेर वी के बीच, शेर यू शेर वी से 9 किलोमीटर पूर्व की ओर है। यहाँ पर ये शेर यू है और शेर यू से शेर वी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर है। यहाँ पर ये वी है, वी ये 9 किलोमीटर पूर्व की ओर है। नेक्स्ट बोला गया है कि शेर डब्ल्यू शेर यू से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। इस यू से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर शेर डब्ल्यू है। नेक्स्ट बोला गया है कि शेर एक्स शेर डब्ल्यू से 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। शेर एक्स इस शेर डब्ल्यू से 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। इसके बाद बोला गया है शेर वाई शेर एक्स से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर है। यहाँ पे शेर देखो, यहाँ पे बोला गया था ये एक्स आ गया, इस एक्स से अब शेर वाई है जो शेर एक्स से कितने किलोमीटर उत्तर की ओर है? 5 किलोमीटर उत्तर की ओर है। और लास्ट में बोला गया शेर जेड शेर एक्स से, शेर जेड शेर एक्स से 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। शेर ये जेड है जो शेर एक्स से 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। और पूछा गया है कि कौन से शेर सीधी रेखा में है? तो यहाँ पर देखो वाई एक्स और ये जेड, ये तीनों शेर एक सीधी रेखा में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, एक्स वाई जेड, ये 3 शेर सीधी रेखा में होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दर्शाई गई संख्या अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए। आपको एक सीरीज दी गई है जो है आपकी स्टार्ट होती है 8 से लेके 8, फिर 12 है, फिर 16, फिर 20 और यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 का अंतर है, फिर 4 का अंतर, फिर 4 का अंतर। तो यहाँ पर 20 में 4 जोड़ूंगा तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा 24, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 24, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको ये इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर -8 ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट 36 डिवाइड मंझला ब्रैकेट 7 -2, फिर छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट डिवाइड, यहाँ से छोटा ब्रैकेट -4, फिर मंझला ब्रैकेट 19 -3 छोटा ब्रैकेट इंटू छोटा ब्रैकेट -5 और फिर मंझला ब्रैकेट बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है। तो सर्वप्रथम हम बोर्ड मास के नियम में क्या करते हैं, छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो ये -8 तो बार यहाँ पर रह जाएगा, फिर बड़ा ब्रैकेट ये 36 डिवाइड, फिर इसको सोल्व करता हूँ तो ये छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा तो 7, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 7 2 9, और 9 का भाग जैसे 36 में जाएंगे कितने बार जाएगा, यहाँ सीधा ही लिख देता हूँ 4 बार। ये बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पर ये डिवाइड का साइन है और ये -4 तो है ही, और यहाँ पर इसको जैसे मैं सोल्व करता हूँ यहाँ से देखो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ से देखो पहले गुणा करा लेता हूँ मैं, 5 3 15 कितने हुए 15, माइनस माइनस प्लस, प्लस 15 और यहाँ 19, ये माइनस बार लगा हुआ है तो यहाँ -3 इंटू -5 ये 15 हो जाएंगे। 19 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, और 4 का भाग जैसे 4 में देंगे, सॉरी गुणा कराएंगे 4 को 4 से, और यहाँ से देखो -8 और -4 कितना होगा -32 डिवाइड या -16। अब 32 में 16 का भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 बार, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है दो संख्याओं का अनुपात 0.324 है, इनमें से एक संख्या 1.2 है तो दूसरी संख्या क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है
0.324 और एक संख्या कितनी है 1.2, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी। मैं मान लेता हूँ x, उस x का मान निकल के आ जाएगा, पॉइंट यहाँ से हटाए, यहाँ पे आ गया पॉइंट, हट के यहाँ से हट जाएगा, फिर 2 पॉइंट हटाना है तो नीचे डबल जीरो में लगा देता हूँ। 12 का भाग 12 दूनी 24, कितना बचा 8 और 12 7 84। अब आपको x बराबर कितने अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाने हैं, नीचे डबल जीरो है तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देता हूँ, तो 0.27 ये इसका मान आ जाएगा। तो ये दूसरी संख्या हो जाएगी 0.27, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दी गई, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होगी। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस डालने पर क्या क्रिया होगी। तो इसमें नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। जब हम शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस को प्रवाहित करते हैं तो लिटमस पेपर अपना जो रंग है उसी को रखता है, नहीं कि बदलता है। हालांकि हम लिटमस पेपर पर जैसे ही इस HCl गैस को डालते हैं तो ये अम्लीय होती है और ये नीले लिटमस को लाल कर देती है, परंतु शुष्क लिटमस पेपर पर HCl गैस प्रवाहित करने पर उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लिटमस पेपर जो जिस कलर का है उसी कलर का बना रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चले और यह तय करे कि कौन से निष्कर्ष वक्तव्यों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। वक्तव्य ज़्यादा वकील महिलाएं हैं और कुछ महिलाएं माएँ हैं। निष्कर्ष फर्स्ट में बोला गया है कुछ, यहाँ से ज़्यादातर वकील क्या है, यहाँ से ज़्यादातर वकील महिलाएं W से लिख दूं और कुछ महिलाएं माएँ हैं। कुछ महिलाएं क्या है मदर्स है। और यहाँ निष्कर्ष फर्स्ट में बोला गया है कि कुछ महिलाएं हैं, हाँ कुछ वुमेन है वो महिलाएं हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हालांकि सभी महिलाएं होती है, तो इसका करेक्ट आंसर निष्कर्ष फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। और निष्कर्ष सेकंड में कुछ वकील माएँ हैं। अब वकील और माओं के बीच सीधा कोई रिलेशन हमें नहीं दिख रहा है, तो जब आपको यदि कोई इनके बीच सीधा रिलेशन ना दिखे तो इसको हम गलत मान लेते हैं। तो निष्कर्ष सेकंड ये रॉन्ग हो जाएगा। निष्कर्ष यहाँ पर केवल फर्स्ट ही करेक्ट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है। तो युग्मक संलयन को परिभाषित किया है अंडे के साथ शुक्राणु में से एक का संलयन युग्मक संलयन को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि 250 का 38% किसके बराबर होगा। अब 250 का आपको कितना परसेंट निकालना है, 250 का आपको निकालना है 38%, तो 38/100। अब यहाँ से 0 से 0, 5 का भाग 2 बार और 5 का भाग 5 बार, फिर 2 का भाग कितने बार 19 और 19 5 95। तो 250 का 38% कितना हो जाएगा 95, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सेकंड में दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि नीचे की आकृति को बनाने में लगी हुई जरूरी सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर सीधी रेखाएं कितनी है, यहाँ से देखो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और ये 6, नीचे से 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो इसमें टोटल 13 सीधी रेखाओं का यूज हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि एक सप्ताह में घड़ी की 2 सुइयाँ एक दूसरे से कितनी बार मिलती हैं। तो यहाँ से देखो 12 घंटे में घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे से मिलती है 11 बार, और 24 घंटे में घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे से मिलती है 22 बार। तो यहाँ पर सप्ताह का बोला गया है, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन, और एक दिन में कितनी बार मिलती है घड़ी की दोनों सुइयाँ 22 बार। तो सप्ताह में कितनी बार मिलेगी 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154 बार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 154, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में तो 154 कहीं दिया हुआ है ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करके बताना। हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की।
क्वेश्चन 23 में बोला गया है कि 2018 की शुरुआत में दिग्गज IT कंपनी इन्फोसिस के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इन्फोसिस के उस समय CEO थे सलील पारेख। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है चित्र में दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित चित्र चुने। यहाँ पर देखो चित्र फर्स्ट में कुआं दिख रहा है और यहाँ पर फिर आपको इनमें जल दिख रहा है। इसी प्रकार इस खदान है, इस खदान से क्या निकलेंगे, पत्थर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पत्थर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ से देखो, सॉरी थर्ड यहाँ से देखो, इसमें ये पत्थर सा दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत प्रवाह को मापते हैं एमीटर से। यहाँ से रियोस्टेट है, ये क्या करता है, ये प्रतिरोध का नियंत्रण करता है, प्रतिरोध को बढ़ाता और घटाता है। यहाँ गैल्वेनोमीटर ये क्या करता है, ये विद्युत धारा की दिशा को मापता है। और यहाँ से वोल्ट मीटर ये विभवांतर को मापता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है कि 5 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म से किसी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी 40√3 मीटर हो तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ पर आपको बोला गया है कि 5 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है, ये 5 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म, इससे यहाँ पर कोई टावर है, इस टावर का उन्नयन कोण कितना है, टावर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। और यहाँ पर प्लेटफॉर्म और ये टावर, इनके बीच की दूरी कितनी है, ये 40√3 मीटर। ये 40√3 है तो ये भी 40√3 मीटर होगी। और ये प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ये 5 मीटर, तो ये ऊंचाई भी 5 मीटर होगी। और हमें पूछा गया है तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी, तो ये बच्ची इसको मैं मान लेता हूँ x। अब देखो टेन थीटा का मान होता है √1/3 बराबर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है, x बटा आधार कितना है 40√3। यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना जाएगा 40। तो ये 40 है और ये 5, तो टावर की कुल ऊंचाई कितनी होगी 40 और 5 यानी 45 मीटर। तो 45 मीटर आपको ऑप्शन नंबर कौन से में दिया गया है, ऑप्शन नंबर देखो 4 में दिया गया है 45 मीटर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है कि चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार कितना होगा। चंद्रमा की सतह पर लड़के का भार है 300 न्यूटन, तो पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार कितना होगा। तो पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो 300 × 6 यानी 1800 न्यूटन, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है 1800 न्यूटन। ये उस लड़के का पृथ्वी की सतह पर भार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया फरवरी 2018 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे। तो यहाँ पर फरवरी 2018 में PM नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में यहाँ पर मानव संसाधन और विकास मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन नंबर सेकंड प्रकाश जावड़ेकर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2020 में कस्तूरी रंजन कमीशन ने क्या किया था, कस्तूरी रंजन समिति ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई थी। और उस टाइम ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नाम बदल कर दिया था शिक्षा मंत्रालय। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री है आपके धर्मेंद्र प्रधान। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये किस समिति की सिफारिश पर आई थी, तो कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर आई थी। इससे पहले एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में फर्स्ट टाइम, उसके बाद 1986 में और इसके बाद 2020 में ये आपके एजुकेशन पॉलिसी आई है। अब तक केवल 3 बार ये एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है गूंथे हुए आटे में चीनी और आटे का अनुपात 2:7 है। इस गूंथे हुए आटे के 9 किलोग्राम में जॉन ने कुछ और मात्रा में चीनी मिलाकर अनुपात को 2:5 बना दिया। जॉन ने बाद में कितनी चीनी मिलाई। अब गूंथा हुआ आटा है, इसमें चीनी और आटे की प्रारंभ में अनुपात था 2:7 और ये 9 किलोग्राम गूंथा हुआ आटा था। फिर जॉन ने क्या किया, इसमें कुछ चीनी और ऐड कर दी तो जाके ये अनुपात हो गया 2:5। तो पूछा गया है कि जॉन ने कितनी चीनी इसमें मिलाई। अब देखो चीनी मिलाई तो यहाँ से देखो ये आटे का तो अनुपात सेम ही रहना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, आटे का अनुपात को सेम करने के लिए इस पूरे अनुपात को 5 से गुणा करा देता हूँ और उस पूरे अनुपात को 7 से गुणा करा देता हूँ। 5 से गुणा कराने पर यहाँ पर 5 दूनी 10 और
7 पंजे 35। इस अनुपात को मैं 7 से गुणा कराता हूँ तो 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। यहाँ से देखो ये आटे का अनुपात तो सेम आ गया। अब चीनी का अनुपात कितना है, पहले 10 था और बाद में मिला दी तो अब 14 हो गया, यहाँ से अनुपात बढ़ के। और यहाँ से पहले दिया गया था ये टोटल कितना था 9 किलोग्राम, तो 35 10 45 अनुपात का मान था 9 किलोग्राम। तो एक अनुपात का मान कितना होगा 45/9, सॉरी 9/45। तो यहाँ से सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 0.2। एक अनुपात का मान होगा 0.2 किलोग्राम। यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, एक अनुपात का मान होगा 0.2 किलोग्राम। ये आ जाएगा आपके एक अनुपात का मान। अब यहाँ से देखो मिला कितना रहा है 4 अनुपात, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 0.2 × 4 बराबर 0.8 किलोग्राम, यानी 0.1 किलोग्राम मतलब 800 ग्राम। तो जॉन ने चीनी कितनी मिलाई इसमें 800 किलोग्राम, सॉरी 800 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 800 ग्राम। लेकिन रेलवे ने यहाँ पर करेक्ट आंसर माना है 1.2 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 5, जो बिल्कुल गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा 800 ग्राम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। अब सरीसृप वर्ग में जो रेंकर चलते हैं उसे सरीसृप वर्ग में ऐड किया जाता है। जैसे कछुआ रेंकर चलता है, सांप रेंकर चलता है, मगरमच्छ रेंकर चलता है, जबकि मेंढक ये उभयचर में आता है, रेंकर नहीं चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंढक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है कि पौधे में हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाता है। किस हार्मोन के कारण पौधा प्रकाश सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाता है, तो वे हार्मोन है ऑक्सीजन हार्मोन। इसके कारण सूर्य की ओर ये पौधे होते हैं वे झुक जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता का यदि क्रम पूछा जाए तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता होती है पोटेशियम, फिर सोडियम, इसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर फेरस, फिर आपके लेड, मरकरी। ये धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम है। तो इनमें से देखें तो यहाँ पर पोटेशियम नहीं दिख रहा है, सोडियम भी नहीं दिख रहा है, कैल्शियम दिख रहा है। तो इन जो ऑप्शन में 4 धातुएं दी गई इनमें से सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है, कैल्शियम, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रही है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है यदि 1000 की धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। मिश्रधन कितना है हो जाता है 1331, मूलधन कितना है 1000, 1 प्लस दर बटा 100 और समय कितना है, समय 3 वर्ष। अब यहाँ से 1331 बटा 1000 बराबर 1 प्लस दर बटा 100, 100 की पावर समय यहाँ से 3। अब 1331 ये 11 का क्यूब है और 1000 ये 10 का क्यूब है। तो 11 बटा 10 का क्यूब बराबर 1 प्लस दर बटा 100 का क्यूब। हाँ, यहाँ से क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से देखो ये 1 इधर आएगा तो 10 बटा 11 में से 1 निकाल दूंगा तो मैं 1 बटा 10 बच जाएगा और बराबर कितना है 10 बटा 100। फिर यहाँ से 0 से 0 कैंसिल तो दर बराबर कितना आ जाएगा, ये 10 इधर चला जाएगा तो 10%। तो यहाँ पर दर का मान कितना आ जाएगा 10%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO फरवरी 2018 से कौन है, तो फरवरी 2018 में UIDAI जो आधार कार्ड जारी करता है इसके CEO थे अजय भूषण पांडे। और वर्तमान में कौन है आपके UIDAI के अध्यक्ष, तो वर्तमान में है आपके UIDAI के अध्यक्ष, इनका नाम क्या है सुभाष गर्ग, वर्तमान में UIDAI के अध्यक्ष है, अध्यक्ष या CEO बोल दो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है कौन सी अभिनेत्री ने अपनी पहली फिल्म अनुराग किरकेकिन वल्लम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता, तो इसमें जीता था राजिशा विजयन।
इन्होंने केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इनमें नीचे दिए गया कौन सा अनुमान निहित है। तर्क कुछ इस प्रकार से है कि कॉलेज परिसर में सेल फोन का प्रयोग सख्ती से निषेध है। और अनुमान फर्स्ट में बोला गया है कि कॉलेज परिसर में फ़ोन का उपयोग करने वाले छात्रों को सख्ती से दंडित किया जाएगा। अब कॉलेज परिसर में सेल फोन सख्ती से निषेध है और यदि कोई छात्र उपयोग करता पाया गया तो उसे सख्ती से दंडित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके बारे में तो यहाँ पर तर्क में कुछ दिया गया नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तर्क अनुमान सेकंड में बोला गया है कि कॉलेज परिसर में किसी भी छात्र को फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन का प्रयोग सख्ती से निषेध है तो किसी को यूज़ करने की अनुमति नहीं है, तो अनुमान सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन से ऑप्शन में है, तो नीचे देखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल अनुमान 2 निहित है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 बोला गया, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है, मतलब जिसको पीट कर चद्दर के रूप में बनाया जा सकता है, ये गुण उस धातु का आघात वर्धनीयता का गुण कहलाता है। तो यहाँ पर देखो, जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर और यहाँ पर Na पोटेशियम दिया गया है, नहीं सॉरी सोडियम Na दिया गया है। इनमें से सबसे अधिक आघात वर्धनीय कौन है, तो सबसे ज़्यादा तो धातु में है Au, ओरम यानी गोल्ड सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय है। फिर होना चाहिए यहाँ पर Ag यानी अर्जेंटिनम यानी सिल्वर चांदी, और यहाँ पर दिया गया है Na यानी सोडियम। इन चारों में से सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए यहाँ पर अर्जेंटिनम चांदी, और रेलवे ने इसका करेक्ट आंसर माना है सोडियम Na। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है कि अरुंधति भट्टाचार्य के सेवानिवृत्ति होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये 2018 का करंट का क्वेश्चन था। उस टाइम SBI के CEO कौन बने थे, अध्यक्ष कौन बने थे, रजनीश कुमार। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में SBI के निदेशक कौन है, मेन हेड कौन है, तो वर्तमान में आपके दिनेश खरा जो कि SBI के अध्यक्ष है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है कि 2250 की राशि पर 3% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है समुद्र बटा 100। अब मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से 0 से 0, 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 520 और 5 25, 5 का भाग कितनी बार, 2 से 2 बार, और 2 से ये 2 कैंसिल, और यहाँ से कितना आ जाएगा 135, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2250 की राशि पर 3% की दर से 2 वर्षों का ब्याज हो जाएगा साधारण ब्याज 135 रुपये। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है कि 2 से 3/5 का व्युत्क्रम है। अब 2 से 3/5 ये मिश्रित भिन्न है, 2 से 3/5, तो इसको मैं पहले साधारण भिन्न में बदल लेता हूँ। तो 5 दूनी 10 से 10 + 3 यानी 13/5, और इसका व्युत्क्रम होगा आपके 5/13। 5/13 आपको ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कथन फर्स्ट में बोला गया है पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर गलत हो गया। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील अवस्था में होते हैं, नेक्स्ट आपको देखना ही नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है कि दिए गए शब्द युग्म के अनुरूप शब्द युग्म का चयन विकल्पों में से करें। यहाँ पर घोड़ा, घोड़े का बच्चा कहलाता है पोनी, तो इसी प्रकार ये कीड़ा, कीड़ा का बच्चा कहलाता है इल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला, किसी वर्ग के अंदर निर्मित सम षटकोण और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो ये आपको याद रखना है, किसी वर्ग के अंदर निर्मित सम षटकोण और वर्ग का अनुपात होता है 4:3√3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है कि 3 संख्याओं का औसत 6 है
यदि पहली दो संख्याओं का औसत 5 और अंतिम दो संख्याओं का 8 हो तो तीनों संख्याएं क्या होगी? तीन संख्याओं का औसत कितना है? 6। और तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 6 इंटू 3, औसत 6 है तो 18। अब पहली दो संख्याओं का औसत कितना है? तो पहली दो संख्याओं का औसत 5 है, तो पहली दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 10। और लास्ट दो संख्याओं का योग औसत कितना है? 8, तो इनका योग कितना होना चाहिए? 16। तो ऐसी वे कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है? तो ये होगी 2, 8 और 8। 2, 8, 8 यानी पहली दो संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 8, 2, 10 यानी 5 जो यहाँ पे है। और योग कितना होना चाहिए? 10, तो 8, 2, 10। और फिर दो अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना होना चाहिए? 8, 8, 16/2 यानी 8। और इनका योग कितना होना चाहिए? 16। तो यहाँ पर 8, 8, 16 हो रहा है, तो वे संख्याएं होगी 2, 8, 8, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य 40 सेंटीमीटर है, तो ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब ध्वनि की चाल को मैं स्पीड को एस से लिख देता हूँ। एस बराबर होता है आपके, चाल बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू यानी आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य लेमड़ा। तो एस बराबर, यहाँ पर आवृत्ति आपको दी गई है किलो हर्ट्ज में, तो इसको मैं बदल लेता हूँ पहले। 4 किलो हर्ट्ज है तो यहाँ हो जाएगा 4000 हर्ट्ज, और इंटू तरंग दैर्ध्य दिया गया 40 सेंटीमीटर, तो इसको मैं बदल लेता हूँ मीटर में। इसके लिए 100 का भाग दे देता हूँ। ये किस में? मीटर में। मीटर में बदल गया। और हर्ज, आवृत्ति जो हर्ज होती है इसको लिखते हैं पर सेकंड। ये आवृत्ति होती है पर सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या। तो यहाँ से एस बराबर कितना आ जाएगा? ये 00 से 00 कट जाएगा, 4 चौक 16, 16 00। और यहाँ पर हर्ज को लिख सकता हूँ 1/सेकंड, और ये मीटर है तो मीटर पर सेकंड। ये आ गई इसकी चाल, ध्वनि की तरंग की चाल। अब 3.2 किलोमीटर यानी 3200 मीटर। अब 3200 मीटर को तय करने में इसको कितना समय लगेगा? अब 1 सेकंड में तय करती है 1600 मीटर, तो 3200 मीटर को कितने सेकंड में तय कर लेगी? 2 सेकंड में। तो ध्वनि की तरंग इसे दूरी को 2 सेकंड में तय कर लेगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 सेकंड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया है कि आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित कोलेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। ये दो नदियाँ कौन कौन सी है? तो ये दो नदियाँ हैं आपके गोदावरी और कृष्णा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया है दिए गए डाटा के आधार पर शेर ए का साक्षरता प्रतिशत कितना है? अब शेर ए की जनसंख्या कुल कितनी है? 200। 200 में से साक्षर कितने हैं? 200 में से साक्षर है 150। और इसका परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का यहाँ पर साइन लगा देता हूँ। 2 से 2 0 कैंसिल, और 150 में 2 का भाग लगाऊंगा तो आएगा 75%। तो यहाँ पर शेर एक की साक्षरता कितनी है? 75%, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है दिए गए अनुक्रम में प्रत्येक पद को बाईं ओर से उसकी स्थिति के अनुसार 1, 2, 3 डैश डैश के क्रम में संख्याएं द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तो प्रतीकों के लिए निर्धारित संख्याओं का कुल योग कितना होगा? तो यहाँ से बाईं ओर संख्याओं के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ से देखो पहला प्रतीक है, यहाँ से थोड़ा और जूम कर लेता हूँ मैं। पहला प्रतीक है यहाँ पर आर, सॉरी यहाँ पर एज पहला प्रतीक है, तो आर को मैं 1 लिख देता हूँ, एज की जगह 2 आ जाएगा, जे की जगह 3, एम की जगह 4, और 2 की जगह 5, डॉलर की जगह कितना आ जाएगा? 6, और फिर एज की जगह 7, फिर क्यू की जगह 8, फिर आर की जगह 9, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ स्टार की जगह 11, और फिर ओ की जगह 12, और फिर यहाँ पे देखो @ की जगह 13। ये इस प्रकार आपको पंक्तियाँ लिखनी है, और इस जो यहाँ पर चिन्ह दिए गए इनकी जगह आने वाली संख्याओं का योग करना है। तो यहाँ पर देखो एज की जगह 2 आ रहा है, फिर देखो यहाँ पर आपको चिन्ह देखना है, डॉलर की जगह 6 आ रहा है, फिर यहाँ पे साइन देखना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ रहा है? 10, फिर यहाँ पर स्टार की जगह 11, और फिर आ रहा है आपके @ तो @ की जगह कितना आ रहा है? 13। तो इनका योग आपसे पूछा गया है, तो इनका योग करना है आपको। इनका योग कितना होगा? तो इनका योग करना है 6, 2, 8 और
8 10 18, 18 और 11 11 22 23 24, कितना हो जाएगा 8 4 12 2 हाथ की 1, फिर यहाँ पे 42 आ रहा है। यहाँ देखो 2 3 4, यहाँ पर 5 डॉलर की जगह आ गया, पहले 6, फिर आ गया एज की जगह 7, एज की जगह 7 मैंने छोड़ ही दिया ना, एज की जगह 7 तो लिया नहीं, 2 6, हाँ 7 नहीं ले गया लिया, तो यहाँ पर 49, तो इनका योग हो जाएगा 49। तो ये कौन से ऑप्शन में है, थोड़ा सा मैं इसको वापस छोटा कर लेता हूँ, तो 49 ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया है कि आईने को ए बी रेखा पर रखने से निर्मित परसंचित्र का दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पर यदि आईने को हम रखते हैं तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ये बिंदी यहाँ पर आ जाएगी और ये वाला इधर चला जाएगा पार्श्व परिवर्तन के कारण। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में बिंदी यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, इसमें उल्टा है ऑप्शन सी में, इसमें भी ये उल्टा दिखा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये इसका सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया नीचे, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 फिर बोर्ड मास से रिलेटेड है, निम्न को हल करें। आपको यहाँ इक्वेशन दी गई है 24, फिर दिया गया है डिवाइड, और फिर दिया गया है छोटा ब्रैकेट 20 - 12 डिवाइड 3 × 8, फिर छोटा ब्रैकेट और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क साइन लगा हुआ है। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को मैं सोल्व करता हूँ, तो 24 डिवाइड छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले भाग को, तो 20 माइनस यहाँ पे 4, 12 में 3 का भाग 4 बार × 8, तो यहाँ से 24 डिवाइड 20 माइनस 8 चौक 32, तो 24 डिवाइड यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 12 और 12 दूना 24, माइनस का साइन लिख जाएगा, 2 बार इसमें भाग चला जाएगा, तो -2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 4 हो, तो यहाँ पर पूछा गया है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा। तो एक फॉर्मूला होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर यदि x हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1/x। तो इसी अकॉर्डिंग यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह 4 हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू होगी 1/4, और 1/4 को वापस 1 में भाग देने पर आएगा आपके 0.25। तो 0.25 ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया है यदि 19 × 23 बराबर होता है 437, तो 190 × 0.02 का वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे देखो 190 × 0.023 इसकी वैल्यू पूछी गई है, और 19 × 23 इसकी वैल्यू दी गई है 437। इस अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर 3 संख्या छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक 0 ज़्यादा है तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा 4.37, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है 4.37, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है मृणाल की उम्र कितनी है। अब कथन फर्स्ट में बोला गया है कि मृणाल की माँ उससे 20 वर्ष बड़ी है। अब इसके अकॉर्डिंग तो मृणाल की उम्र कितनी है ये नहीं बता सकते कथन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो कथन सेकंड में बोला गया है कि मृणाल का भाई उसकी तुलना में 3 वर्ष छोटा है। तो कथन सेकंड के अकॉर्डिंग हम नहीं बता सकते कि मृणाल की उम्र कितनी है। तो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों इस दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपर्याप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है, और प्रश्न का उत्तर देने के लिए अतिरिक्त आंकड़ों की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया है जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। ये उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, उसमें 3rd नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इस बंदूक वाले
सिचुएशन पर अप्लाई होता है। जब बंदूक से गोली आगे की ओर चलती है तो बंदूक हमें पीछे की ओर धकेलेगी। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन की गति का थर्ड लॉ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गति का तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। अब कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। अब ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये क्षारीय प्रकृति का है। क्षारीय प्रकृति क्या है, तो क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सेकंड में नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और ऑप्शन नंबर थर्ड में लाल लिटमस को नीला कर देता है। एक मिनट, कॉपर सल्फेट इन विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन कॉपर सल्फेट है। अब अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और यहाँ पर बोला गया ऑप्शन नंबर सेकंड में नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। अब कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, यह आंसर तो क्षारीय के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए वे आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना। मेरे इसका कन्फ्यूज़न है कि इसका विलयन जलीय विलयन क्षारीय होता है, यह अम्लीय होता है। यदि क्षारीय होता है तो ये लाल लिटमस को नीला कर देगा, और यदि ये अम्लीय होगा तो ये नीले लिटमस को लाल कर देगा। इसका आंसर आप टाइप कमेंट सेक्शन में कर देना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया दी गई श्रृंखला में असंगत चित्र का चयन करें। अब देखो यहाँ पर यहाँ ABCDE ये फिगर दी गई है, और इसमें देखो इसमें 3 लाइनिंग है, फिर बिंदु सामने वाली भुजा कॉर्नर पर, फिर इसमें 3 लाइनें सामने वाले कॉर्नर पर बिंदु, फिर 3 लाइनें सामने वाले कॉर्नर पर बिंदु, इसमें भी 3 लाइनें सामने वाले कॉर्नर पर बिंदु, लेकिन इसमें 3 लाइनें और इस पास वाले कॉर्नर पर क्या है, ये बिंदु है। तो ये असंगत होगी। ऑप्शन नंबर डी वाली डी वाली फिगर है, फिगर डी, ये असंगत होगी। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है डी, ये असंगत होगी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अब न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन यानी परमाणु की संख्या, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉनों की पूछी गई है। नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14, यहाँ 7 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या होती है नाइट्रोजन एटम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व टाइटेनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। वैसे 84 के बाद में देखा जाए कि एटॉमिक नंबर 84 के बाद लमसम अधिकतर यदि बात की जाए एलिमेंट की, तो वे एलिमेंट क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये हैवी एलिमेंट है, और ये सभी 84 के बाद वाले लगभग एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही है। लेकिन ये टाइटेनियम क्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया दिए गए वेन आरेख के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की संख्या जो न तो एथलीट है और न ही शिष्ट अनुशासित है। अब छात्रों की संख्या, छात्र देखो बॉयज़, ये बॉयज़ है, ये छात्र है, उन छात्रों की संख्या जो न तो एथलीट है और न ही अनुशासित है। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये आपके आयत प्रदर्शित कर रहा है डिसिप्लिन को। तो डिसिप्लिन में इनको छोड़ना है, और ये वर्थ है, ये एथलीट, इनको छोड़ने के बाद कितने बचेगा, एथलीट और पूछा गया है डिसिप्लिन दोनों नहीं है। तो ये कॉमन वाले एथलीट और डिसिप्लिन, उसके बाद 9 और 1 10 छात्र ऐसे है जो डिसिप्लिन और एथलेटिक दोनों नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने 2017 में यूनेक्स US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता। तो ये जीता था आपके HS परिणय ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े और तय करें कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क प्रभावशाली है।
यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है कि आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी चाहिए जब तक आप अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में नहीं बदलते हैं। तर्क फर्स्ट में बोला गया है तब तक मेहनत करें जब तक आप उस स्थिति पर नहीं पहुंच जाते जिसमें आपको किसी को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं हो। हाँ, ये तर्क फर्स्ट करेक्ट है। तर्क सेकंड की बात करते हैं। तर्क सेकंड में बोला गया आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए कड़ी मेहनत करें। तो यहाँ पर आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए कड़ी मेहनत करें, ये ऐसा आपके प्रश्न में कहीं नहीं बोला गया है। प्रश्न में बोला गया है कि आपको तब तक मेहनत करनी चाहिए जब तक आपके हस्ताक्षर आपके ऑटोग्राफ न बन जाए। यहाँ पर आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने की कहीं आपके प्रश्न में बात भी नहीं की गई है। तो यहाँ पर तर्क केवल फर्स्ट ही मजबूत है और तर्क फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखो केवल तर्क एक ही प्रभावशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया है कि पीटर नगर ए से आता है और पोल बी से। पीटर ए से पोल आपके नगर बी से आता है। आगे बोला गया है वे एक ही समय पर एक दूसरे मार्ग से एक दूसरे के शहरों के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते में कहीं पर मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पोल से मिलने के बाद पीटर को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए 13.5 घंटे लगते हैं। यहाँ पर ये पीटर इधर जा रहा है, पोल से यदि यहाँ पर मिलता है तो इसके बाद इस शहर तक पहुंचने के लिए पीटर को टाइम लगता है 13.5 घंटा। और आगे बोला गया है जबकि पोल को पीटर के शहर तक, ये पोल है, इसको पीटर के शहर तक पहुंचने के लिए मिलने के बाद 6 घंटे लगते हैं। यहाँ पर मिला होगा, फिर यहाँ पर 6 घंटे लगा होगा। अगर पीटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, पीटर की स्पीड है आपके 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पोल की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वह फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। फॉर्मूला होता है चालों का अनुपात S1/S2 बराबर होता है समय T2/T1। अब S1 स्पीड में पीटर की मान लेता हूँ, ये है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और S2 आपको पोल की स्पीड यहाँ पे पूछी गई है, पोल की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और यहाँ पर समय देखो T2, यानी पोल को समय कितना लग रहा है, पोल को लग रहा है 6 घंटा। और यहाँ पर देखो पीटर को कितना लग रहा है 13.5 घंटा। अब हमें निकालना है इस पोल की स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ से देखो मैं पॉइंट हटाता हूँ, 0 यहाँ पे लगा देता हूँ। अब इसको आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए इसको ये करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। और ये कैलकुलेशन आप कर लेना। और कैलकुलेशन करने के बाद पोल की स्पीड निकल के आ जाएगी आपके 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सेकंड में दिख रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है 4 तत्वों की परमाणु संख्याएं F फ्लोरीन की 19 है, फिर यहाँ पर P है P आपके फॉस्फोरस है, इसकी दी गई है 15, फिर क्लोरीन Cl 17, फिर आर्गन 18। निम्न में से किन 2 तत्वों रासायनिक गुण में समान है। अब रासायनिक गुण में समानता दर्शाने वाले तत्व ए के वर्ग में आते हैं। तो वर्ग देखो यहाँ 17 में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये गुणों में समानता दर्शाएंगे। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 में देखो फ्लोरीन और क्लोरीन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया नीचे दिए गए चित्र को 4 उत्तरों वाले चित्र में से किसी एक में सन्निहित किया गया। उपरोक्त समस्या चित्र समाविष्ट करने वाला सही चित्र कौन सा है। आपको प्रॉब्लम फिगर दिया गया है, नीचे आंसर फिगर दिया गया है और पूछा गया है कि ये प्रॉब्लम फिगर कौन से आंसर फिगर में सन्निहित है। तो यहाँ से देखो आप इसको डी वाले को देखो ये फिर ये और ये। तो यहाँ आंसर फिगर डी में ये प्रॉब्लम फिगर छिपी हुई है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर देखो 3 में दिया गया है ये डी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया है 2 पाइप पी और बी एक टंकी को क्रम से 37 से 1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी। यदि पाइप बी को
यहाँ खालिस्तान छोड़ के मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। तो पूछा गया है कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाता है बी को, पी और बी। ये किसी टंकी को पी और बी क्रम से कितना है 37 दूना 74 एक 75/2 घंटे और बी कितने में मिनट में और बी 45 मिनट में भर सकते हैं। तो टंकी की एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर भिन्न दे दी गई और भिन्न का आपको एलसीएम निकालना है। तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। अंश का एलसीएम कितना होगा 15 पंजे 75 और यहाँ पर 15 × 45 तो 15 × 5 × 3 ये इसका एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ से पी की एफिशिएंसी कितनी होगी, एचसीएफ कितना होगा हर का 2। तो ये तो आपको लिखने की आवश्यकता है नहीं। पी की एफिशिएंसी कितने की हो जाएगी 15 पंजे 75 बच्चे कितने 3 ये, तो 3 की एफिशिएंसी होगी पी की। अब बी की एफिशिएंसी कितने की होगी, तो बी की एफिशिएंसी 15 × 45 और बी की एफिशिएंसी होगी 5 की। अब यहाँ पर टंकी की कुल क्षमता कितनी है 200, 5 × 15 और 15 15 225 ये टंकी की कुल क्षमता है। और ए की बी की एफिशिएंसी 3 की और बी की एफिशिएंसी 5 की है और 30 मिनट में टंकी भर जाती है। 30 मिनट में टंकी भर जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 9 मिनट। अब 9 मिनट तक यदि दोनों एक साथ चलते हैं तो 9 मिनट में कितना भर देंगे 5 3 8। अब 8 की एफिशिएंसी 9 मिनट में कितना भर देंगे 9 × 72 बचा कितना, यहाँ से देखो 153। अब 153 बचा 9 मिनट हो गए। मिनट कितने 30 मिनट में भरती है तो मिनट कितने बचे 21। अब 21 मिनट में एफिशिएंसी कितनी होगी, यहाँ पे देखो 21 मिनट बचे और यहाँ पे पी की एफिशिएंसी कितने की है, तो पी की एफिशिएंसी आपके 3 की। तो 21 मिनट में तो ये 63 ही पड़ेगा। यहाँ पर पाइप बी को 9 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, 9 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। तो 9 मिनट तक दोनों साथ चलते हैं 153। यहाँ पर 21 3 की एफिशिएंसी से 21 63। यदि पाइप बी को 9 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी। यदि पाइप बी को यहाँ पर कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाएगा, तो 9 मिनट तक साथ चलने पर तो कैसे होगा 5 × 15 225। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी आपके 15 × 45 5 की 5 3 8 और 9 × 72। यहाँ से कितने बचेगा 3 7 5 12 153। अब बचा कितना 9 मिनट तक तो एक साथ काम करते हैं, फिर बी को बंद कर दिया जाएगा तो फिर काम कितना होगा 21 मिनट तक 3 की एफिशिएंसी से 63 ही होगा। बी को बंद करने पर टंकी कैसे भरेगी, 1 मिनट में वापस करता हूँ। ए की एफिशिएंसी है 14, ये तो 74 ही आएगा ना। पी की एफिशिएंसी है 75/2 पी को लगता है 75/2 मिनट, बी को लगता है 45 मिनट। इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ एक बार, 15 पंजे 75 और 5 3 15। तो यहाँ से पी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 की और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 की। अब इनको एक साथ खोला जाता है, टंकी की कुल क्षमता है 225। अब 9 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। 9 मिनट तक तो ए और बी दोनों साथ चलेंगे। तो 9 × ये 8 5 3 8 9 × 72 भर देंगे। शेष कितनी रहेगी 153 और ये कुल 30 मिनट में भर जाती है। तो 9 मिनट तक साथ काम किए तो फिर 21 मिनट बचे। अब 21 मिनट तक कौन चलेगा, केवल बी और बी तो बंद कर दिया, पी तो 63 ही भरेगा ना 21 मिनट में। 1 मिनट में यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। यहाँ पी को समय लगता है 75/2 मिनट और बी को समय लगता है यहाँ पर 45 मिनट। अब इनको दोनों को पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 15 × 5 × 3, ये इनका एलसीएम आ गया। अब देखो 15 पंजे 75 और ये 2 नीचे वाला मैं वापस गुणा नहीं करा रहा था, 3 दूनी 6। पी की एफिशिएंसी है 6 की और बी की एफिशिएंसी कितने की है 15 × 45 यानी 5 की। अब 9 मिनट तक एक साथ काम करते हैं। कुल इनकी क्षमता है
225 की 9 मिनट तक साथ काम करते हैं तो कितने हो गए 6 और 5 11, 11 की एफिशिएंसी थे तो 11 तो बढ़ जाएगी। अब खाली कितनी रही 6 9 2 यहाँ से 11 और 126, अब 126 रही है। 9 मिनट तक इन्होंने काम कर लिया, 30 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। बाकी समय कितना रहा 21 मिनट, और 21 मिनट तक पी 6 की एफिशिएंसी भरेगी तो कितना बढ़ देगा 6 कम 6 6 दूनी 12 126, और 126 यहाँ पर ये आपके टंकी खाली थी। तो इस पाइप बी को बंद किया जाता है 9 मिनट के बाद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला गया है कि नीचे दी गई सूचनाओं को पढ़े और उसके आधार पर प्राप्त होने वाली उचित निष्कर्ष का चयन करें। अब यहाँ पर दिया गया है नीट ने इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित शर्तें तय की है। शर्त फर्स्ट में बोला गया है कि परीक्षार्थी को 12वीं कक्षा में जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन वर्ग में न्यूनतम 50% सहित उत्तीर्ण होना चाहिए। और शर्त सेकंड में है कि 31/3/2018 को परीक्षार्थी आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। और शर्त थर्ड में बोला गया है परीक्षार्थी द्वारा कक्षा 12 में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान विषयों का चयन करना चाहिए। अब फर्स्ट में बोला गया है कि परीक्षार्थी राम की जन्मतिथि 15/5/2001 है। उसने गणित, भौतिक और रसायन एवं जीव विज्ञान में 40% अंक प्राप्त किए। तो परीक्षार्थी फर्स्ट इसका आपके जो नीट के ये परीक्षा में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि इसने इन विषयों में 50% न्यूनतम अंक हासिल करना चाहिए था, लेकिन राम ने 40% अंक हासिल किया, तो ये इस परीक्षा में भाग नहीं ले सकता परीक्षार्थी फर्स्ट। परीक्षार्थी सेकंड श्याम, इसकी जन्मतिथि है 16/8/2000 है। उसने जीव विज्ञान, भौतिक एवं रसायन शास्त्र में 60% अंक प्राप्त किया है, तो ये शाम इस नीट की परीक्षा में भाग ले सकता है। तो केवल परीक्षार्थी सेकंड श्याम इसमें भाग ले सकता है। तो यहाँ से देखो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया केवल परीक्षार्थी 2 को पात्रता प्राप्त है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 67 की। क्वेश्चन नंबर 67 बोला गया है यदि किसी वस्तु के वेग इसके प्रारंभिक वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाती है, n का मान। अब वेग गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला था 1/2 mv²। अब ये 1/2 ये m ये तो कांस्टेंट है। वेग पहले मैं मान लेता हूँ 1, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी 1 का स्क्वायर 1, फिर वेग हो गया 2, तो 2 दूनी 4। गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी पहले की तुलना में 4 गुना हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। जो n का मान है वे हो जाएगा 4 गुना 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। 68 में बोला गया है कि यदि बहुपद x² - x + b के शून्यांक 3 और 4 है तो a और b का मान कितना है। शून्यांक 3 और 4 है, तो एक बार x की जगह मैं रख देता हूँ 3, तो 3 3 की 9 -3a + b = 0। फिर मैं x की जगह एक शून्यांक है आपके 4, तो x की जगह 4 चौक 16 -4a + b = 0। अब मैं यहाँ से माइनस हो जाएगा, प्लस चिन्ह चेंज करते हैं, -b से b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा -7, और यहाँ से प्लस के 4a और माइनस के 3a, तो प्लस के a = 0। तो a बराबर कितना होगा 7, a = 7 हो जाएगा। a की वैल्यू मैं रख देता हूँ इसमें, तो a की जगह 7 रखता हूँ, तो -21 प्लस के 9 प्लस b। तो यहाँ से देखो -21 है और प्लस के 9 है, तो मैं घटाऊंगा तो -12 बचेंगे। -12 + b = 0, तो b बराबर कितना हो जाएगा 12। तो a की वैल्यू हो जाएगी 7 और b की वैल्यू हो जाएगी 12। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये 7 और 12 दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह की जगह के लिए सही आकृति का चयन करें। अब देखो प्रॉब्लम फिगर पहली में यहाँ पर ये चारों लाइनें कॉर्नर पर है, फिर मिड में आ जाती है, और मिड वाली कुछ इस प्रकार से चली जाती है। अब इसमें यदि इस फिगर में यदि ये मिड पर है तो ये चारों लाइनें आ जाएगी कॉर्नर पर, और मिड में है वे इस प्रकार से चली जाएगी। तो ऐसा कौन से आंसर फिगर में है, तो आंसर फिगर में देखो आप, आंसर फिगर 3 में देखो ये लाइनें मिड वाली कॉर्नर पर चली गई, और अंदर वाले ये वर्ग में ये क्रॉस का साइन था वे प्लस में बदल जाता है। तो आंसर फिगर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है
थर्ड वाला ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कौन से भारतीय अभिनेता को 2016 में फ्रेंच सरकार से ड्राई डेस आर्ट्स एंड डेस लेटर्स प्राप्त हुआ, ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ आपके कमल हसन को। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। हालांकि आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोजले ने दी थी, इसके पहले जिन्होंने भी आवर्त सारणी बनाने की कोशिश की थी उन सभी ने आपके तत्वों को परमाणु भार एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखकर तत्वों को रखकर आवर्त सारणी बनाने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर हेनरी मोजले जिन्होंने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखकर ये पीरियोडिक टेबल बनाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु की संख्या में वृद्धि के आधार पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया है 11 जनवरी 2018 को गुरुवार है, 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। 11 जनवरी 2018 की बात की गई है, यहाँ पर गुरुवार है। कौन सा वार है, गुरुवार है। और पूछा गया है कि 11 जून 2019 को कौन सा वार होगा। अब यहाँ से 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से देखो 2018 से हम 2019 में जाएंगे, तो यहाँ से साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। और यहाँ से जून को मैं हटा देता हूँ, यह तो बताना है। अब देखो यहाँ से जनवरी में कितने दिन बच गए। 11 जनवरी के बाद कुल कितने दिन होते हैं, कुल दिन होते हैं आपके जनवरी में 31, इसमें से 11 घटा दूंगा तो कितने दिन बचेंगे 20, प्लस फरवरी में यहाँ पर कितने दिन हो जाएंगे विषम 0, मार्च, अप्रैल, मई और जून में आपको बताना ही है। तो यहाँ पर देखो 20 और 3 23 और 3 कितने हो जाएंगे 20, 3 23, 24, 25, 26, 27, 28। यहाँ से देखो यहाँ 11 ये जनवरी है नहीं, 11 जनवरी 2018, 28 और 1 29 और यहाँ से जनवरी कितने दिन हो गए, सॉरी 11 से 11 तो ये कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 पे जाना तो कैंसिल हो जाएगा। सीधा आपको देखना है जनवरी, फरवरी में 0 हो जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये मई, जून को तो आपका देखना ही नहीं है। जनवरी में होते हैं 3 विषम दिन और प्लस ये एक साल वाला हो गया, तो 3 1 3, 3 दूनी 6 और 1 ये 7, ये तो कैंसिल हो गया। और फिर यहाँ से जनवरी से स्टार्ट करना, जून पे जाना है ना, फिर 3 2 5, 3 2 5, तो यहाँ पर क्या है गुरुवार में 5 ऐड करेंगे, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। गुरुवार में 5 जैसे ऐड करेंगे, ये विषम दिन बचे हुए, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा मंगलवार, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला गया है कि धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनकी बड़ी उपलब्धि ब्रह्म समाज और ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की, वे कौन थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है दिए गए विकल्पों में से सही सपरूप जोड़ी का चयन करें। यहाँ पर बाइबल और कुरान जिस प्रकार से संबंधित है, दोनों ये धार्मिक पुस्तकें हैं, तो उसी प्रकार से सेम और संतरा ये दोनों ही क्या है, फल है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें बोला गया है कि 36, 72 और 126 का में से पे कितना होगा। ईस्ट कॉमन फैक्टर HCF आपको निकालना है, 36, 72 और फिर 126। पहले मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आएगा 18, 36 और 63। फिर 3 से डिवाइड करता हूँ तो 6 और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 21। फिर 3 का भाग हो जाएगा 2, 6 और 7, तो 3 3 9 और 9 दूनी 18, तो इसका HCF हो जाएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमारा ये क्वेश्चन पेपर जो 8 था ये कंप्लीट होता है। और इसकी क्वेश्चन पेपर 8
जो 13/8/2018 की सेकंड शिफ्ट में हुआ था, इसकी मैं PDF मेरे टेलीग्राम चैनल टारगेट तक क्लासेज पर अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए और इस PDF को डाउनलोड करके एक बार पुनः प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सके। अब यदि आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, कंटेंट बना के लाते हैं, तो आप भी हमारा सपोर्ट करिए, हमें मोटिव कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम एक डबल एनर्जी के साथ एक अच्छा और भी इससे भी अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स।